प्रिय श्रोताओं, कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एलिजर डेबोरा के साथ प्रेम की सुखद स्मृतियों को समेटकर ड्यूनबर्ग चला गया है। ड्यूनबर्ग नगर में किराए से एक कमरा लेकर एलिजर ने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ना शुरू कर दिया। उसे छात्रवृत्ति भी मिल गई, जिससे शिक्षण के लिए आवश्यक पुस्तकें खरीदने में वह समर्थ हो सका। ड्यूनबर्ग नगर में बहुत से यहूदी परिवार थे। उनके संपर्क और संगति ने एलिजर के ज्ञान क्षितिज का विस्तार कर दिया। विशेष रूप से एक युवक था, विन्नस्की। उससे बार बार जब एलिजर मिलता था तो वह जिस प्रकार का चिंतन और उसके साथ चर्चा करता था, उससे एलिजर की चिंतन शक्ति अति विस्तृत हो गई और उसने एक व्यापक फलक में सोचना शुरू कर दिया। वह सोचता रहता कि इजराइल देश के मूल निवासी हम यहूदी अनेक देशों में निवास कर रहे हैं और बिखर गए हैं। हमारा देश अभी तक गुलाम है। हमारी हिब्रू भाषा व्यवहार से दूर हो गई है, इसलिए हमारी यहूदी संस्कृति प्रायः नष्ट हो गई है। अब यहाँ थोड़ा सा कथा में व्यवधान करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भाषा और संस्कृति का क्या संबंध है। इस परिप्रेक्ष्य में भी आप इस कथानक को सुनिए, समझिए और संस्कृत को उसके पृष्ठभूमि में रखिए। और संस्कृत और हमारी भारतीय संस्कृति का जो संबंध है उसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसको जरूर सोचिए। चलिए फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। एलिजर सोचने लगता कि हम सब यहूदी यदि संगठित हो जाएं तो शायद यह स्वप्न साकार हो सकता है। इसीलिए हमें अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहिए, जैसे बल्गारिया देश के लोगों ने अभी अभी स्वतंत्रता प्राप्त की है। उसी समय बुल्गारिया देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए उसका उदाहरण बार बार एलिजर के मस्तिष्क में आता था। एलिजर सोचता कि भाषा को पुनः व्यवहार में प्रतिष्ठापित करना चाहिए, जिससे हमारी यहूदी संस्कृति की रक्षा हो सके। मेरे जीवन में इससे महत्वपूर्ण कार्य अन्य कोई नहीं हो सकता। यह विचार दिन रात एलिजर के हृदय में, उसके मस्तिष्क में चलता रहता। ड्यूनबर्ग नगर में मानो एलिजर के जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो गया था। उसने निश्चित किया कि इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही उसे जीना है। उसने यह भी निश्चित किया कि उसकी तैयारी करने के लिए पेरिस नगर ही उचित है, क्योंकि पेरिस नगर बुद्धिजीवियों का केंद्र था। उसने निश्चित किया कि पेरिस में रहकर चिकित्सकीय शिक्षण भी प्राप्त करूंगा, जिससे भविष्य में योग्य जीवन तथा सम्मानित सामाजिक स्थिति को प्राप्त किया जा सके। सुंदर पेरिस नगर के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश और वहां अध्ययन, यह तो एलिजर के लिए एक निमित्त भर था। वह तो उस नगर में रहने वाले, विभिन्न कारणों से वहां आकर मिलने वाले बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, नीति निर्माण करने वालों और प्रतिष्ठित लोगों के दर्शन में, उनसे परिचय प्राप्त करने में तथा उनके साथ इजराइल देश और हिब्रू भाषा के नवोत्थान के विषय में अपने सपनों के आदान प्रदान में ही अधिकाधिक समय बिताता था। देश और दुनिया में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन का वह अत्यंत जागरूकता से परिशीलन करता था। उसका अधिकतर समय समाचार पत्र पढ़ने में ही व्यतीत होता था। इतिहास और राजनीति से संबंधित बहुत सारे ग्रंथों को उसने पढ़ा। अवसर मिलने पर वह डेबोरा को पत्र भी लिखता था, जिसमें अपने सपनों को आकर्षक रूप से वह इस प्रकार निरूपण करता था। आइए सुनते हैं उसके द्वारा लिखा गया डेबोरा को एक पत्र। प्रिय डेबोरा, इजराइल देश की भाषा हिब्रू ही होनी चाहिए, किंतु विद्वानों की हिब्रू भाषा नहीं और न ही ग्रंथों की हिब्रू भाषा, अपितु सामान्य लोगों के द्वारा नित्य जीवन में व्यवहार योग्य सरल हिब्रू भाषा ही होनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हिब्रू भाषा को दैनिक व्यवहार में लाना कोई सरल काम नहीं होगा, किंतु फिर भी हमें प्रयास तो करना चाहिए और मैं इसी कार्य के लिए जीवन लगाऊंगा। यह उसके पत्र के कुछ अंश थे। अब आगे क्या होता है सुनिए। उन दिनों एलिसर को लगने लगा कि वो कुछ बीमार है। पहले उसे खांसी हो गई, अब यह खांसी दुगनी हो गई। कभी कभी खांसी के साथ खून भी निकलने लगा। उसने जब चिकित्सक से परामर्श किया तो परीक्षण करके डॉक्टर ने कहा, स्वास्थ्य के विषय में आपको सावधान रहना होगा। आप क्षय रोग अर्थात टीबी से पीड़ित हो गए हैं। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आपको कुछ समय के लिए पेरिस नगर छोड़कर कहीं और रहना चाहिए। एलिजर समझ गया
कि उसकी आयु कम है। तब उसने जो चिंतन किया वो यह था कि मेरे जीवन के दिन कम हैं, किंतु करने वाले काम पर्वत के समान बहुत सारे हैं, बहुत ही दुर्गम है। इसीलिए एक एक क्षण भी अमूल्य जानकर मुझे जीवन जीना चाहिए। उस दिन एलिज़र के मन में बहुत आनंद और संतुष्टि थी जब उसने एक विशिष्ट लेख को पूर्ण किया। उसके लिए उसने विस्तृत अध्ययन किया था और बहुत से प्रमाण भी इकट्ठा किए थे। उस लेख में उसने यहूदियों का इतिहास, श्रेष्ठ परंपरा, इज़राइल देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति की आवश्यकता, हिब्रू भाषा का पुनर्जीवन इत्यादि तथ्यों को उत्तम विधि से प्रतिपादित किया था। उसका दृढ़ विश्वास था कि यदि मेरा यह लेख किसी पत्रिका में प्रकाशित होगा और यहूदी इसे पढ़ेंगे तो अवश्य ही उनके मन में अपने देश के प्रति कुछ भाव जागृत होंगे और इसका परिणाम श्रेष्ठ होगा। हाना गिट्ट नामक एक पत्रिका थी जिसमें उसने अपना लेख भेजा और उसके बाद से उसने क्षण गिनना शुरू कर दिया। प्रतीक्षा में बैठे हुए एलिज़र को भोजन भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि मेरा लेख किस दिन प्रकाशित होगा। 2 दिन के बाद प्रत्येक घंटे वह अपने मकान मालिक के घर जाकर पूछता, मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या? किसी पत्रिका के कार्यालय से कोई पत्र आया है क्या? इस तरह के बार बार वह प्रश्न जाके करता। 2 दिन बाद उसके नाम एक पत्र आया। मकान मालिक के पास से पत्र को झपटकर एलिज़र अपने कमरे की तरफ दौड़ा, किंतु उस पत्र को पढ़कर एलिज़र का शरीर कटे हुए केले के पेड़ के समान बिस्तर में गिर गया। निराशा से वह मृत के समान हो गया। उस पत्र में लिखा ही कुछ ऐसा था। उसमें लिखा था कि खेद के साथ सूचित किया जाता है कि आपका लेख प्रकाशन के योग्य नहीं है। इस पत्र ने मानो एलिज़र के सभी सपनों को धूल में मिला दिया, क्योंकि जितना चिंतन करके उसने अपने देश के बारे में यह लेख लिखा था, उसे लगा था कि इसको पढ़ करके एक महान परिवर्तन यहूदी समाज में आएगा, किंतु यह तो प्रथम सोपान पर ही एक असफलता का संदेश दे रहा था। दूसरे दिन एलिज़र से मिलने आया उसका एक मित्र, नाम था तहशिनकोव। उसको यह सारा समाचार पता लग गया था। एलिज़र के हितैषी तहशिनकोव ने उसमें फिर से उत्साह भरा। उसने कहा, मित्र, और भी पत्रिकाएं हैं, कोई एक ही पत्रिका तो नहीं है। यह लेख आपका जो आपने लिखा है यह अति महत्वपूर्ण है और इसे कोई भी पत्रिका अवश्य प्रकाशित करेगी। आप पुनः प्रयत्न करो। उन सभी पत्रिकाओं में हम यह लेख भेजेंगे। तहशिनकोव ने जब उसमें फिर से उत्साह भर दिया, तब एलिज़र खड़ा हुआ और उसने कहा, ठीक कहते हो, मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगा। इस तरह से उसने बहुत सारी पत्रिकाओं में फिर से अपने लेख को भेजा और फिर से प्रतीक्षा शुरू हो गई। वियना नगर से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, हर्षहार। इस पत्रिका में उसने यह लेख भेजा। वहां से एक उत्तर प्राप्त हुआ। उत्तर यद्यपि अति संक्षिप्त था, तथापि उस उत्तर को पढ़कर एलिज़र मानो आनंद के सागर में डूब गया। उसमें लिखा था, आपका लेख प्रकाशन के लिए स्वीकृत कर लिया गया है, किंतु हम उसका शीर्षक बदल देंगे। ज्वलंत समस्या इस शीर्षक के स्थान पर हम इस शीर्षक को लिखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न और आपका यह लेख प्रकाशित करेंगे। उस पत्र को पढ़कर एलिज़र के आनंद की सीमा ही नहीं रही। उस पत्र ने उसके जीवन में एक नई चेतना ला दी। उसे लगने लगा कि मेरा चिंतन सही है। उसे कुछ लोग स्वीकार कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हर्षहार पत्रिका में एलिज़र का वह ऐतिहासिक लेख प्रकाशित हुआ। उसमें एलिज़र ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह प्रतिपादित किया कि संसार के सभी भागों में बिखरे हुए यहूदियों का अपने इज़राइल देश में लौटकर वह नए साम्राज्य का निर्माण ही यहूदी संस्कृति की रक्षा का एकमात्र उपाय है। इज़राइल देश की देवभूमि में हम स्वतंत्रता से जिएंगे, खुद का अनाज खुद पैदा करेंगे। इसलिए सभी यहूदी आज ही निर्णय करें और अपने स्वदेश लौटें। वह और वहां पर अपनी शक्ति के अनुसार भूमि खरीदें, खेती शुरू करें। इस प्रकार यदि थोड़ी थोड़ी भूमि भी यदि हम यहूदियों ने खरीद ली तो हम वहां की पूरी भूमि को फिर से अपना बना लेंगे। स्वतंत्र इज़राइल देश में अपनी प्राचीन संस्कृति फिर से विकसित हो जाएगी। और लेख के अंत में लेखक का नाम प्रकाशित था, बेन यहूद।
इस नाम को पढ़कर आश्चर्य प्रकट करने वाली मित्र से एलिजर ने कहा कि देखो, इन्होंने मेरा नाम बदल दिया, लेकिन तुम जानते हो बेन यहूद का क्या मतलब है? यह बेन यहूद हिब्रू भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ है यहूद का पुत्र। परम पिता यहूद का पुत्र हूँ मैं, इसीलिए यह मेरे लिए नाम सार्थक ही है। और अति प्रसन्नता के सागर में डूबते हुए एलिजर ने अपने इस नाम को स्वीकार किया, यही मानकर कि यह परम पिता का आशीर्वाद है मेरे लिए। और उस दिन से एलिजर का नाम प्रसिद्ध हो गया, एलिजर बेन यहूद। लेकिन सभी लोग तो यही जानते थे कि ये बेन यहूद नाम का कोई लेखक है, लेकिन एलिजर जानता था यह मेरा उपनाम मानो परम पिता ने ही मुझे प्रदान किया है।